अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, वापस हम अपने सेट पर आ चुके हैं। आज ईद का चौथा दिन है और कोशिश हमारी यही थी कि हमने रमज़ान मुबारक में भी कोहिनूर एट 9 को आपके लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेश किया। फिर ईद की जो है वो जश्न और मस्ती को भी आपने जो है वो हमारे साथ इंजॉय किया और आज ईद के चौथे दिन वापस हम अपने सेट पर हैं और इंशाअल्लाह ताला अब यहीं से जो है वो आपके लिए प्रोग्राम ये करते रहेंगे सोशल इश्यूज़ पर। और जिस तरह हम जो है वो रमज़ान से पहले ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे थे, आज का प्रोग्राम भी बहुत ख़ास है और सिलसिला कुछ इस तरह से है कि ये कोविड की जो सिचुएशन है, ये हालात जिस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं, जो खौफ और हरास जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है या फैलाया जा चुका है, जिस तरीके से ये मामलात और सिलसिले चल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, ये क्या है, ये कोविड-19 क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या है और आगे इसका मुस्तकबिल क्या है। अब हमें इसके साथ रहना है और अगर हमें इसके साथ रहना है तो क्या हमें इसको प्रॉपर तरीके से किस तरह इससे निपटना है, आगे हमारे जो है वो मामलात क्या होंगे, आज इस पर भी बात करेंगे। साथ ही कोविड-19 की वजह से बहुत से सोशल इश्यूज़ ने जन्म लिया, जिनमें से हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत सा ऐसा डिप्रेशन भी, एग्रेसिवनेस भी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। हम उन सोशल इश्यूज़ को भी आज डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारे मेहमान जो है वो बहुत ख़ास मेहमान हैं। सोशल मीडिया पे आप उन्हें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बिज़नेस कंसल्टेंट तो हैं ही, लेकिन कॉर्पोरेट के हवाले से भी उनका बड़ा नाम है। इसके अलावा जो है वो लाइफ कोच भी हैं और आपकी लाइफ की सेटिंग और डिज़ाइनिंग करते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक इंसान को अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए। उनके व्यूज़ क्या हैं, वो क्या समझते हैं कि कोविड-19 का मुस्तकबिल क्या है, आगे जाके किस तरह ये कोविड-19 जो है वो हम पे असरअंदाज होने वाला है और हमें इससे कैसे निपटना है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिब्रान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जिब्रान, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और जिस तरह से माशाल्लाह आपकी बातें सुनते रहते हैं लोग, आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, आपकी बात को मानते भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज इस कोविड-19 को ज़रा डिस्कस कर लिया जाए कि जिसने पूरी दुनिया में इस तीसरे स्पेल में ख़तरनाक तरीन किस्म का इजाफा तो कर ही दिया है, जहाँ पे खौफ और हरास की ऐसी लहर है कि जिसने मईशत को भी, जिसने जो है वो एक इंसान को भी मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से जो है वो डैमेज किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अब अगर इसके साथ रह रहे हैं तो हमारा मुस्तकबिल क्या है? जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा जामे क्वेश्चन है आपका, बड़ा क्लियर क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन का एक क्लियर ही आंसर आपको करूँ। जी अच्छा, इस तरह से है कि मैं जिस वक्त मुख्तलिफ अपने क्लाइंट से मिलता हूँ या स्टूडेंट से मिलता हूँ या लोग जब आकर मुझसे मिलते हैं या मैं उनसे मिलता हूँ, तो वो बात ये करते हैं कि यार अच्छा अभी कुछ दिनों में जब मामलात दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे ना तो फिर चीज़ें ज़िंदगी की ठीक चल पड़ेंगी। तो यार वो अभी थोड़े दिन गुजरेंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, अल्लाह करम करेगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी। सही। तो मुझे लोगों की जो आसपास के लोग हैं उनको की बातें सुन के मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी ना लोग अभी पुराने नॉर्मल का वेट कर रहे हैं कि जैसे अभी सारा कुछ वही होना शुरू हो जाएगा जो पहले से जैसे ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब मैं अपनी रिसर्च करता हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि टोटलिटी में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हम ज़िंदगी 2019 से पहले गुजार चुके हैं वो ज़िंदगी अब दोबारा वापस नहीं आनी है। ये जो बात है बड़ी कैटेगोरिकली मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि वो अब ये बात समझ जाएं कि 2019 से पहले की जो ज़िंदगी का रहन सहन था वो गुजर चुका है और अब हम एक न्यू नॉर्मल में दाखिल हो चुके हैं। और अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो अगर हमें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम स्टडी नहीं करते एज अ नेशन जो हमें करना चाहिए, अगर हम बेसिकली मुख्तलिफ इंटरनेशनल मैगजीन्स को और डिफरेंट इंटरनेशनल वेबसाइट्स को स्टडी करें, द इकोनॉमिस्ट को पढ़ें, टाइम मैगजीन को पढ़ें, डिफरेंट कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के आर्टिकल्स को, रिसर्च पेपर्स को पढ़ें, तो वो हमें ये बात समझ में आती है कि इस वक्त जो दुनिया की जो बड़ी कुव्वतें हैं, हम उस पर अभी प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन उन सारी बड़ी कुव्वतों ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि द ग्रेट रीसेट वो अब कोविड-19 के बाद होने जा रहा है, बल्कि
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बाकायदा अपनी बुक जो है वो लिखी है द ग्रेट रीसेट, और उसके अंदर वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से अब आफ्टर कोविड-19 दुनिया एक नए दौर के अंदर जो है वो एंटर हो रही है। तो एक तो पहली बात तो ये कि हम दाखिल हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है। तो एक तो हमें ना ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक बात अब इससे आगे कि ये अब जो कुछ हो रहा है इससे हम आगे जाएंगे कहाँ और इससे मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल क्या है, और इससे आगे एक्चुअली फ़ायदा किन को होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक। इसके लिए ना हमें दुनिया के कैनवस को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान से बाहर निकल के पहले ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस वक्त आप ये देखें कि करंट जो सुपर पावर है ना वो अमेरिका है। बिल्कुल सही। और आने वाले सालों में 2 और कंट्रीज़ हैं जो सुपर पावर की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। तैयारी मुकम्मल है, तैयारी उनकी मुकम्मल है। बिल्कुल सही। अब उनमें एक तो चाइना है और दूसरा इसराइल है। तो अब आप ये कह लें कि एक ट्रायंगल सा बना हुआ है कि एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, एक तरफ इसराइल है, और ये तीनों एक्चुअली सुपर पावर बनने की फाइट कर रहे हैं। ठीक है। अब इस फाइट के अंदर वो हर चीज़ उनके लिए नाजायज़ भी जायज़ है, वो कर रहे हैं उस काम को जैसे उन्होंने लेकर चलना है। तो अगर हम बेसिकली रिसर्च करते जाएं और देखते जाएं तो हमें ये पता चलेगा, हम ये देखेंगे, हम ये समझेंगे कि ये कोविड-19 जो है जिसको हम वबा समझ रहे हैं या हम इसको एक वायरस समझ रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि ये बस एमी नेचुरली कहीं से आ गया है। इसको आप देखते जाइए, अगर पढ़ते जाएं तो आपको ये आप अंदाज़ा आप करेंगे कि इट इज़ जस्ट लाइक अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 4 साल वो चली, वहाँ उसके अंदर जो है वो कोई बहुत सा बंदा जो है उसकी डेथ हुई। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके अंदर 75 मिलियन लोग जो उनकी डेथ हुई। तो अभी तक अब इस प्रोग्राम की जब हम बैठे हुए बात कर रहे हैं तो कोई 4 मिलियन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड से भी इस वक्त तक जो उनकी डेथ हो चुकी है, और अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, और ये भी अभी आगे कोई इसके पूरे चांसेस ये हैं कि ये 2030 तक ये जो एक पूरा ये जो कोविड का जो एक मसला है ये भी चलना है। तो अब उसमें दौरान में कितने लोग मरने हैं, तो एज अ थर्ड वर्ल्ड वॉर हमें इसको अब लेना चाहिए। जितना फास्ट दौर होगा उतनी ही फास्ट जो है वो ये जंग भी होगी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ये वॉर जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गई। बिल्कुल वॉर ने जो है वो आपको जो है वो एक नए दौर में लाके खड़ा कर दिया। अब वॉर वैसे ही नहीं होगी कि तलवारें होंगी, गोलियां होंगी, बंदूकें होंगी, और जो है वो लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के घरों में घुसेंगे, सरहदें पार करेंगे। अब तो वॉर्स ऐसी होंगी, और जिस तरीके से बाकी आप सही कह रहे हैं कि हम जिस वॉर से गुजर रहे हैं, इट्स अ साइलेंट वॉर। इसको अगर हम टेक्निकली कहें तो हम इसको कहेंगे कि बायोलॉजिकल वेपन है जो कोविड की सूरत में, कोरोना की सूरत में हम तक आया है, और एक बायोलॉजिकल वॉर है। और इस वॉर अगर हम इसको वॉर कंसिडर कर लेंगे, और ये वॉर हो रही है उन तीनों सुपर पावर्स की, उन तीनों मुल्कों की सुपर पावर की फाइट के लिए, और ये बात अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ही हम बेसिकली अपने मुल्क की स्ट्रेटजी कोविड को लाने में भी, इसको बनाने में भी, इसको फैलाने में भी इन्हीं तीनों का हाथ है। जहाँ से जो है वो ये चीज़ें जो है वो ऑन एंड ऑन हो रही है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वही चाइना से जो है वो इसकी शुरुआत हुई। चाइना ने कहा कि अमेरिका से जो है वो ये उसको जो है वो मिला, अमेरिका ने कहा ये इसराइल की जो है प्लानिंग थी। सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑन हुई, बड़ी बातें हुई, वैक्सीन आ गई, कहाँ से वैक्सीनेशंस जो है वो तैयार हुई। यहाँ पर भी जो है वो इस चीज़ का हो रहा है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों को सेफ किया जाए, ताकि जो है वो ये लोग अपनी ज़िंदगी को सेफ कर सके। लेकिन ये वायरस जिसको लग जाए, मुझे तो लगता है ये कुछ फिजा में छोड़े हुए ऐसे मॉलिक्यूल्स टाइप ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे आइडिया है कि ऐसे कोई वायरस नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो आपको एक दूसरे के साथ ऐसे आप किसी को टच करें और वो आपको जो है वो लग जाए। बीमारी नज़र आती है, ये वायरस नज़र ही नहीं आ रहा। इट्स मीन कि ये वायरस जो है वो आपकी फ़िज़ा में शामिल है ऐसी। और फिर वो जो इम्यूनिटी सिस्टम की बात बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो इस चीज़ को जो है वो ले लेता है। सही है, वो उसको थोड़ा बहुत जो मामला होता है, क्योंकि ये बात सबके साथ हुई। गले ख़राब सबके हुए, बुखार सबको हुआ, खांसी
के अलामात सबके साथ हुई, कोई ऐसा बंदा नहीं रहा, बच्चा इवन के बच्चे भी नहीं, बूढ़े भी नहीं, इससे महफूज रह सके। तो इट्स मीन कि आपके इर्द गिर्द सांस लेने के अमल में ये चीज़ आपके साथ साथ मुंतकिल हो रही है। बिल्कुल सही। तो ये जिब्रान साहब अब आगे फिर इसका जो है वो क्या प्रोसेस है, हम क्या देखते हैं कि ये चीज़ तो हमारे साथ साथ जुड़ गई है। ये जो आपने जो फ्यूचर की बात की है ना, पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी मैं आपकी बात को इंडोर्स करूँगा कि अच्छा कुछ बहुत एक्सट्रीमिस्ट ये भी कह देते हैं कि जी नहीं ये तो कोई वायरस है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। अच्छा ये बात भी नहीं है, वायरस एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से अब तक जो है वो 4 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। तो वो तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वायरस एग्जिस्ट नहीं करता, वो करता है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ वेपन। इसको एक तो हमें इससे समझें। अब यहाँ से आगे फ्यूचर क्या है, इस फ्यूचर को समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा। वो टर्म है, उसको हम कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसको हम 4IR भी कह सकते हैं, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये 4IR या इंडस्ट्री 4.0 क्या है? ये है जी इंट्रोड्यूस करवाया गया है ये कॉन्सेप्ट 2016 में। अगेन मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और चेयरमैन हैं शोबे। उन्होंने बेसिकली अपनी बुक लिखी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो अब दुनिया है वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एंटर हो रही है, और वो जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके अंदर अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दुनिया यूज़ करेगी। उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ब्लॉकचेन है, उसके अंदर रोबोटिक्स है, उसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग है। अब देयर आर द मल्टीपल, फिर ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी। अब ये जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सारी की सारी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हैं। जैसे अब इस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर फिर कोई क्वेश्चन करता जी पहले 3 रेवोल्यूशन कौन से थे, तो उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो आज से कुछ 2 सदियों पहले वो था कि जब स्टीम इंजन बना, तो स्टीम से जब चीज़ें बननी शुरू हुई, चलनी शुरू हुई, तो उसको हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। फिर सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो था कि जिस वक्त एक साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुई और उसके साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो बननी शुरू हो गई, एसी बनना शुरू हो गया, टेलीविजन बनना शुरू हो गया, टेलीफोन आ गए। तो ये हमारा सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। ठीक है। देन बेसिकली इन 1950s ऑनवर्ड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जो बेसिकली WWW का जो रेवोल्यूशन था, जो जिसमें इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया, जिसके अंदर कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए और हम जिसने दुनिया को मजीद फास्ट कर दिया। और अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो है जिसका जिक्र जो है वो शोबे ने अपनी बुक के अंदर कर दिया। और वही बंदा फिर 2020 में अपनी बुक जो है द ग्रेट रीसेट के ऊपर जो है वो बात भी कर रहा है। अगर अब बेसिकली उस बंदे को स्टडी किया जाए कि वो बंदा कौन है जो ये पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा अगर आप उस बंदे को स्टडी करना शुरू कर दें और देखना शुरू करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन को, तो आपको ये पता चलेगा कि ये बंदा कहीं पर बैकएंड के ऊपर इल्यूमिनाटिस का और फ्री मेसन्स का एक पेड वर्कर है, जो एक्चुअली उनकी जो थिंकिंग्स हैं उनकी थिंकिंग्स को बुक के अंदर और अपनी टॉक्स के अंदर, अपने सेमिनार्स के अंदर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू एक गैर महसूस तरीके से टेक्नोलॉजी को सामने रख के जो है वो एक्सप्लेन करता चला जा रहा है। ठीक है। और अब वो जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो नहीं आ सकता था क्योंकि उस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो है ना ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है, ब्लॉकचेन की इन्वॉल्वमेंट है, क्रिप्टो करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है। अब वहाँ पर बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप कोविड-19 के जरिए पहले एक सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड निकाल दें कि लोग जो है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग कम से कम होना शुरू हो जाएं, लोगों की सोशल इंटरेक्शंस कम होना शुरू हो जाएं, तभी तो इंटेलिजेंस काम करेगी, तभी तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, तभी तो बेसिकली जो है वो डिजिटल वर्ल्ड के जो बिजनेसेस हैं वो चलने शुरू होंगे। आज से कुछ अर्सा पहले तक कौन जूम को जानता था, कौन जो है वो इस तरह के ऑनलाइन मीडियम्स को जानता था। अभी देखें इस कोविड-19 ने ऑनलाइन बिजनेस को कितना हाइप दिया, दे दिया, ऑनलाइन स्टडीज को कितना हाइप दिया। इट्स मीन के सारा का सारा जो एक
वर्क है वो किसी के माइंड से निकल के, किसी बुक से निकल के, किसी की सिचुएशन निकल के जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है और फैल चुका है। अब आप इसे रोक नहीं सकते, अब आप उसको रोक नहीं सकते। तो द फोर्थ इंडस्ट्री, तो बेसिकली कोविड-19 को एक प्लान्ड वे में लाया गया है ताकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया जाए। और जब उसको एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो टेक्नोलॉजीज एक्चुअली फिर मुख्तलिफ इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज की बिकेंगी और उनका जो है वो बिजनेस वहाँ से ग्रो करेगा। एक तो ऑब्जेक्टिविटी है ये कि इकोनॉमी को उन्होंने अपनी को स्ट्रेंथनाइज करना है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि इस वक्त तक अगेन USA, चाइना और इजराइल, यही वो तीन बड़े ममालिक हैं जिन्होंने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ में सबसे ज़्यादा अपना बजट रखा है और उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आएंगी भी वहीं से ये टेक्नोलॉजीज, आ भी वहीं से रही हैं और अब वो आकर अब वो आगे करेंगे क्या। अब अगर आप इसको एक और एंगल से देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जो इनके जो डिफरेंट मैगजीन्स है ना, अगर हम उनको पढ़ें तो उससे ना इनका दिमाग पता लगता रहता है, ये अपना प्लान पूरा बताते रहते हैं। जैसे कोविड के मतलब आप सिम्पसन कार्टून्स या मुख्तलिफ और डीन कूंट्स के जितने वो कोई नॉवेल्स पढ़ लें, और एक्टिविटीज और स्टोरीज से, मूवीज से ये अपनी चीजों को ऑन एंड ऑन करते रहते हैं। हम बेवकूफ़ है अगर इसको चीज़ को जो वो समझ ना पाए तो हम पढ़ते ही नहीं। देखें हमारे यहाँ पे ना सूडो इंटेलेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मरवाते हैं हमें। वो कौन से होते हैं? वो नहीं यार ये सारी बातें बनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं हम मुसलमानों को या हम पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या यहूदियों से मसला है, हम पता नहीं उनके लिए क्या उल्टी चीज़ें सोचते रहते हैं। ये जो सूडो इंटेलेक्ट्स है ना, या ये वो जो लोग हैं जो जिन्होंने पढ़ा पुढ़ा होता कुछ नहीं है और ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो जहालत है हमारे मुल्क में, वो तो है ही सबसे बड़ा खतरा कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक प्लान्ड वे के अंदर पूरा किसी भी मुल्क को कंट्रोल करने के लिए, उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मुल्कों में से तालीम को उठाया जाता है, खत्म कर दिया। अब देखिए तालीम खत्म हो गई, या वो बच्चे जो है वो घर बैठ गए, कोविड-19 ने जो है वो तबाही मचा दी, बच्चों की स्टडीज को जो है वो बेकार होके रह गया, सब कुछ कहीं से जो है वो पढ़ाई नहीं हो रही। ऑनलाइन स्टडीज कितने बच्चे कर सकते हैं? बहुत कम। गैजेट्स नहीं बच्चों के पास, इतने जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं कि उनको लैपटॉप या जो है वो मोबाइल फ़ोन लेके दें कि जिस पे वो 24 घंटे या चलें जी कुछ घंटे जो है वो अपनी स्टडीज़ जो है वो कर सकें। तो बच्चों ने क्या किया कि बच्चों का ध्यान जो है वो शैतानी कामों में लग गया, वो शरारतों में और खेल कूद में, और इसमें वो पढ़ने लिखने से गए। बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये तो मईशत भी तबाह हो गई, तालीम और तरबियत भी तबाह हो गई। तो फिर जब आपने किसी पर भी काबिज होना होता है तो सबसे पहले जो है वो आप इसी तरह पंजे गाड़ते हैं ना, उसका कंट्रोल करते हैं। अब मैं यहाँ पर जो आप ही की बात को आगे जरा कंटिन्यू करता हूँ कि जब आपने कंट्रोल करना है, आपका वर्ड जब आपने कंट्रोल यूज़ किया ना, उसके अंदर ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फोर्थ IR है, इसके ज़रिए जब एक जो प्लान इजराइल का है, अगर आप इसको पढ़ें तो वो ये है कि नाउ ही वांट कि जी हाँ, दैट कंट्री वांट कि जी हम लोग पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत करें। और अब वो जो एक आप उसे कह लें कि जी एक ग्रेट गवर्नेंस है और एक ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो एक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं कि जी एक हुकूमत हो और वो एक ही कंट्री की हुकूमत हो, सिंगल हुकूमत हो, और वो जो सिंगल हुकूमत है वो पूरी की पूरी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जा रही हो, जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपने हर आदमी का हर तरह का डाटा कंट्रोल किया हुआ हो और हर शख्स को कंट्रोल किया हुआ और हर मुल्क के तमाम तर अदारे कंट्रोल किए हुए हों। तो ये जो पूरा प्लान है ना, वो इस प्लान के ऊपर बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से जा रहे हैं और हम लोग आज भी यहाँ पर फंसे हुए हैं कि जी वो नवाज शरीफ को वापस लाना है या नहीं लाना है, शहबाज शरीफ को बाहर भेजना है या नहीं भेजना है, उसको करप्शन की सजा देनी है या नहीं देनी है। पाकिस्तान हमें काम करना था अपनी IT सिस्टम पे, हमें काम करना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, हमें काम करना था कुछ लेटेस्ट एक्टिविटीज पे, हमें काम करना था कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हमने कैसे इस चीज़ से बचना है। हमने सब कुछ ठप कर दिया, हमने ठप कर दिया। खौफ तारी हो गया हर किसी पर, और उस खौफ की बेस पर जब आप में खौफ तारी होता है तो आप कुछ भी करते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता उस टाइम कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपका माइंड उस टाइम आपको जो है वो सही जो है वो थ्रू नहीं कर रहा होता, नहीं थ्रो कर रहा होता, आपको समझ नहीं आ रही होती। इसलिए आप खौफ की हालत में या तो गलत करना शुरू कर देते हैं या फिर कभी कभार आप सही भी करना शुरू कर देते हैं, नहीं पता चलता आपको कि खौफ की कैफियत आ रही है।
तो इस वजह से ये जो इस टाइम पाकिस्तानी कौम पे खौफ की कैफियत आ रही है, इस खौफ से निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है कि आपको क्लियर करना होगा कि आपको करना क्या है, हम सबको कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना है और किस तरह काम करना है। कोविड है, ये पक्की बात है, वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, ये ट्रू जो है चीज़ है, हम सब देख रहे हैं कि ये लोगों को जो है वो किस तरह, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम क्लियर नहीं कर रहे, हम नहीं करना चाहते, हम बात नहीं करना चाहते, हमें बंद कर दिया जाता है, जी आपने इस पर बात नहीं करनी है, खामोश हो जाएं, हम खामोश हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारे खामोश होने से चीज़ें चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती, मज़ीद ख़राब होती है। जैसे आपने कहा कि अभी जो है वो ये एक साइलेंट वॉर, मैं इसे साइलेंट वॉर कहती हूँ, ये थर्ड वॉर है, ये जो भी है, ये एक साइलेंट वॉर है जिसका अभी तक किसी बंदे को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, और ये पीछे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। बिल्कुल ठीक बात, ये क्या क्लियर जो है वो होना चाह रहा है। अच्छा, इसने हमें मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब किया। इस कोविड ने जिस तरीके से हमारे जहनों पर असरअंदाज हुआ, ये उसमें हमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पाकिस्तान में देखने को मिले, पाकिस्तान से बाहर भी, कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में जो है वो बिल्कुल महसूर हो गए। अब वो घरों के अंदर जब रहे तो आपस में जब इंटरेक्ट हुआ तो वहाँ से लड़ाई झगड़े फितने फसाद ने जन्म लिया। वो मोहब्बतें, वो चाहते जो दूर रहने से थोड़ी सी थी, वो करीब आने से और मज़ीद ख़त्म हो गई। मियाँ बीवी के रिश्तों में दरारें पड़ गई। बेटियां जो हैं, वो लड़कियां जो है, उन्होंने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि यार मुझे यहाँ शादी करनी है, ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुझे खुद काम करना है और मैंने जो है वो अपने मियाँ के शाना बशाना चलना है, ऐसा कोई बंदा हो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। हमने फोकस पैसे पे कर लिया कि आने वाला वक्त जो है वो सिर्फ पैसे का दौर है, लेकिन कमाना कैसे है, इस पर इससे हम डिफोकस रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये ना, ये एक और बहुत बड़ा इस वक्त डिस्कशन पॉइंट आ गया हमारे पास। देखिए ये जो सोशल इशू है ना, वो कोविड की वजह से तो जो डेवलप हुए वो हुए, लेकिन पैरेलली वही जो खुफिया ताकतें हैं, जो खुफिया तो नहीं है, अब तो ओपन ही है ये सारी बात, इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स को लेके मैं बात कर रहा हूँ। अब ये वो लोग हैं जो एक्चुअली जहाँ पर एक साइड के ऊपर टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया पूरी के ऊपर अब गवर्न करना चाहते हैं, और पहले उन्होंने कोविड के ज़रिए पूरा डर क्रिएट कर दिया और अब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पैरेलली वो एक और एजेंडा पे भी काम कर रहे हैं। सही। वो जो एजेंडा है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। वो एजेंडा ये है कि वो दुनिया से फैमिली सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो एक फैमिली का निज़ाम है वो कम से कम हो। अच्छा, उसके बैक एंड के ऊपर रीज़न है। एक रीज़न ये है कि यार जो फैमिली सिस्टम ख़त्म होगा ना तो बर्थ रेट कंट्रोल हो जाएगा, बर्थ रेट नीचे आ जाएगा। अगर आज इस वक्त 7 अरब की आबादी है तो एक तरफ वो कोविड से बंदे मारो और दूसरी तरफ से शादी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ख़त्म कर दो, और हो ये कि जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की आबादी को कंट्रोल कर लें और वो कोई 1 बिलियन तक की आबादी हो जाए जिसको वो कंट्रोल करें। अब ये बेसिकली इस एजेंडा के तहत हुआ ये है कि वो फैमिली सिस्टम को भी ख़त्म करने जा रहे हैं, जो उनका एजेंडा है। अब वो उसके लिए हुआ क्या है, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक जनरेशन का ना हम एक ब्रैकेट समझते हैं। जनरेशन्स में इस वक्त 2 जनरेशन्स ऐसी हैं, इंसानी जनरेशन्स, जिनको एक को हम कहते हैं न्यू मिलेनियल्स और एक है जिसको हम कहते हैं जनरेशन जेड, जिसको हम जेन जेड भी बोलते हैं। न्यू मिलेनियल्स वो बच्चे बच्चियां हैं जो 1991 से 1996 तक पैदा हुई हैं, और फिर जनरेशन जेड वो है जो 1996 से ऑनवर्ड 2010 तक पैदा हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम बेसिकली ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे, इनके ऊपर अब डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज ना इनके साइकीज पे और इनकी बिहेवियर्स पे और उनकी थिंकिंग्स पे रिसर्च कर रही हैं। वो ये देख रही है ये सोच क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, और रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने उनके दिमागों पर ऐसा काम कर दिया है कि एक साइड के ऊपर वो बच्चे रहते हैं सोशल मीडिया पे, दूसरी साइड के ऊपर उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नस्पज डाल दिया है कि अगर प्रोफेशनल करियर ना बना तो ज़िंदगी में तुम तो तबाह हो जाओगे, तो तुम तो रहोगे कुछ नहीं। और अगर किसी लड़की ने जो है वो शादी करके अपना घर बसा लिया तो उससे बड़ा तो उसने गुनाह ही कुछ नहीं ना किया। उसको तो बेसिकली एक वुमेन लीडर बनना है और उसको अपने आप को प्रूव करना है, उसको बाकी सारों को नीचा दिखाना है। हाँ। और फिर ये जो पूरी फेमिनिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट रन हो रहा है, ये सारे के सारे उस फैमिली सिस्टम को ख़त्म करने के ही पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं। अगर हम इसको पढ़ें हमें ये क्लैरिटी से समझ आ जाएगी, ये मेरी कोई खुद साख्ता थ्योरी नहीं है। अच्छा, जब वो रिसर्च होती है इन बच्चों के ऊपर तो उससे डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब सी प्रेफरेंसेस निकल के सामने आती हैं कि इन बच्चों की अब टॉप 5 प्रेफरेंसेस कौन सी हैं। बिल्कुल ठीक। वो सुनते हैं ज़रा।
टॉप 5 प्रेफरेंसेस में जो पहली प्रेफरेंस है वो लड़का हो या वो लड़की हो, बिल्कुल ठीक। पहली प्रेफरेंस है इंडिपेंडेंस, Right. आज़ादी हो, मैंने कोई पूछने वाला ना हो, मैं बिल्कुल जो ठीक। बस करना चाहती हूँ वही या हो रहा करना है। चाहता हूँ बस वही हो। वही हो। नंबर 2 जो उनकी प्रेफरेंस है वो है पावर, कि मेरे आगे कोई बोले ना, अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको शट अप कॉल दूंगा या दूंगी। बिल्कुल, और This is ऐसा ही number हो 2. रहा है। और ऐसा हो रहा ऐसा हो है, रहा है। ऐसा हो रहा है। और फिर उसके बाद तीसरी है जो उनकी इस वक्त की जो प्रेफरेंस है वो है लिविंग अलोन, और लिविंग अलोन से मुराद ये Yes. है कि अब वो इवन कपल लिविंग में भी नहीं रहना चाहते, नहीं रहना वो अब चाहते। कहते हैं यार रहना ही इकल्ले है। बिल्कुल। ठीक है? फिर चौथा, फिर हाँ। चौथी जो प्रेफरेंस है उनकी वो है कि जी पैसा पास हो, क्योंकि पहली 3 चीज़ों को एक्सरसाइज करना है ना, अगर इंडिपेंडेंस को, पावर चौथी को, चीज़ बहुत important तो है। वो चौथी चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। पैसा। अब उस पैसे को कमाने के लिए ना फिर अब 5वां जो उनका एक मंत्र है, जो आजकल वो बड़ा मंत्र हर जगह पर चल रहा है, वो है जी कि जी Shortcut। एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप पॉजिटिविटी के साथ हो ना, कि हमने कोई बिजनेस बनाना है, कोई ब्रांड जी, बनाना है, उसमें लोगों जी। को एम्प्लॉयमेंट देनी हाँ। है, तो वो तो पॉजिटिव साइड है। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी डिस्कशन करते हैं ना, वो ये कहते हैं यूट्यूब का चैनल बनाएंगे, वहाँ से डॉलर आएंगे, हम Shortcut। अपना पैसा बना देंगे, Simple शॉर्टकट। word। वो जो शॉर्टकट्स हैं उसके जरिए पैसा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल। ये इनकी टॉप 5 प्रेफरेंसेस हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये रिसर्च बता रही है, हाँ, रिसर्च बता रही है। उसके बाद आप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं रिसर्च पर प्रेफरेंसेस पर जाएं, एज पर द रिसर्च, तो उसके अंदर कहीं पर भी रिलेशनशिप बिल्डिंग नाम की कोई चीज चीज़ एग्जिस्ट नजर नहीं नहीं करती आएगी। है। और Right। अगर 10वें नंबर पर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो सिर्फ एक सेक्सुअल नीड है, और वो भी है कि अच्छा यार जब कोई बंदा मिल जाएगा ना तो उसे कर लेंगे, उसके बाद वो कहीं पे मैं कहीं पर। मैं कहीं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर लोग सुन रहे हैं वो ये देखें कि क्या यही पूरा कल्चर इस वक्त क्या पाकिस्तान में प्रवेल नहीं कर रहा, बिल्कुल कर क्या चुका है। यही कर बेसिकली चुका है। यूथ ये काम नहीं कर रही यही है? हो रहा है। तो अब जहां पर एक साइड के ऊपर कोविड चल रहा है, जहां पर दूसरी साइड के ऊपर 4IR जो है वो आने जा रहा है, वहां पर हमारी जो यूथ है उसकी बेसिकली वो बिल्कुल अब फैमिली से हट के अपनी कोई एक थॉट रख कर बैठी हाँ। हुई है। अगर रिलेशनशिप में होती भी थी और उनका रिलेशन टूट जाता था तो वो बहुत इस चीज़ को जो है फील करती थी, बहुत थकावट और तकलीफ और Exactly. दर्द महसूस करती थी, Exactly. कमरे में बंद करके अपने आप को रोती थी। आज वो क्या करती हैं, जिस दिन उनका ब्रेकअप होता है उससे अगले दिन ही उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है वो और मजीद जो है वो अगला लोग बच्चा आया होते हैं। होता है। सोशल मीडिया है, फेसबुक है जी, इंस्टाग्राम है, 10,000 लोग आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे, वहाँ से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं फिर Exactly. किसी एक अलग शख्सियत से। बिल्कुल ठीक। जब तक उसके साथ चलता है दैट्स इट, फिर कोई और आ जाता है। बिल्कुल ठीक। बल्कि एट अ टाइम बहुत सारे लोग भी लोगों की जिंदगी में जो है वो इस टाइम जो है चल रहे हैं, हाँ साथ जी। साथ लेके चल रहे हैं, हाँ और जी, इतनी बिल्कुल। शातिर माइंड लोग हैं माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे, हमारे बिल्कुल यंगस्टर्स ऐसे। जो हैं। बिल्कुल ऐसे। हम भी कोई बुढ़े लोग तो नहीं हैं, लेकिन मतलब आज से 10 साल पहले की अगर हम बात कर लें कि जब हम बच्चे थे तो हम ये चीज़ें हम सोचते भी नहीं थे, हमें सोच भी नहीं थी। और आज के जो हैं यंगस्टर्स उनकी क्या जो है वो पहली प्योरिटी होती है कि 4-4, 6-6 फ्रेंड्स हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक के साथ उनका ब्रेकअप हो जाता है। लड़कियां भी यही कर रही हैं, लड़के भी यही कर रहे हैं, इवन कि अब 40+ लोग भी यही कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, वो हाँ, पीछे exactly. पीछे की तरफ आ रहा है। मुझे आपकी बात से मुझे वो चीज़ याद आ गई कि जब हम अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में थे ना, तो जो रिलेशनशिप साइड थी या जो एक रोमांस साइड थी वो हमारी यंग एज में बड़ी ऑन होती थी। हाँ। अब मैं बच्चों को देखता हूँ वो शदीद अंदर से खुश्क लोग हैं, बिल्कुल। इमोशनलेस लोग हैं, और वाकई वो अब उनके पास बेतहाशा एक ही वक्त में ऑप्शंस मौजूद हैं। Exactly. और वो ऑप्शंस भी किसी लव मेकिंग के लिए या रिलेशनशिप के लिए या शादी के लिए नहीं है, वो एक अपनी एक फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये जो सब टाइम पास ये है। सब टाइम पास और है। ये एक ऐसी वॉर स्टार्ट हो चुकी है यंगस्टर्स में। कहते हैं ना कि जब कायदे आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है ये नौजवान है, पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क का जो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे होते हैं वो वहाँ के यंगस्टर्स होते हैं, उन्होंने ही आगे लेके जो है वो मुल्क को चलना होता है। जब वहीं पर उनके माइंड पर जो है वो काम शुरू कर दिया जाए और उन्हें डिट्रैक कर दिया जाए तो वहाँ पे कौमें तबाह और बर्बाद हो जाया करती हैं। अब ये जो कौमें आज देखिए बर्बाद क्या हो रही हैं रहा है। सर, ये जो कौमें बर्बाद हो रही हैं, जो तबाह हो रही हैं, मैं अगर अब इस सारे को देखूँ ना,
कोविड को देखूं, 4IR को देखूं, सोशल इश्यूज़ को देखूं, इन सारों को क्लब करके देखूं, तो फिर आप इस सारे को पढ़ें, सारे को समझें। तो मैं अगर कोई फॉर एग्जांपल मुझसे ये कहता है कि यार फिर ये जबरान तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बात ऐसी समझ में आती है कि ये फिर वही एक दजाल का और जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये वही दजाली निज़ाम और दजाल की जो एक आमद है, जो दजाली फितना है, ये सारा कुछ आप कलेक्ट कर ले तो ये मुझे वही नज़र आता है। और ये वही है। जैसे अब और जिस तरीके से इस वक्त अब इजराइल तेज़ हुआ है, वो जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है इस वक्त बैतुल मुक़द्दस को लेकर, एंड ऑन दी अदर हैंड वो जिस तरह से थर्ड टेम्पल जो है वो हैकल सुलेमानी दोबारा बनाना चाह रहा है, तो वो जो रिलीजियस उसने रिलीजियस एंगल को भी उठा दिया, वो अब उधर से भी आ रहा है। तो इस वक्त इजराइल ने अपनी स्पीड इतनी तेज़ की हुई है दुनिया को अपने काबू में लेने के लिए कि मैं यहाँ पर इस वक्त इस बात पर परेशान हूँ कि यार वो तो कौमें अपना काम कर रही हैं, हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको खैर शायद पता ही नहीं है। मुझे इस बात का इल्म है, शायद मेरा प्रोग्राम देखने के बाद मेरे अपने घर वाले कहें यार तुम क्या बातें करके आए हो वहाँ पर। द मैटर इज दिस कि लोग समझते ही नहीं है कि ये कितनी गहरी। आज नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, आने वाला वक्त यही बातें समझा देगा जो आज हम कर रहे हैं। ये आज से कुछ सालों बाद लोगों को ये ऑटोमेटिकली हर बंदा यही बात कर रहा होगा कि यार काश हम थोड़े टाइम पहले इन बातों को फोकस कर लेते। जो पढ़े लिखे लोग जो है वो ये बातें बता रहे थे, हमने उनको फोकस किया होता, अपने लिए कुछ सोचा होता, तो आज हम इस तबाही के दहाने पे ना खड़े होते। तो जो कौमें अपने आप को बचा लेती हैं, अपने मुस्तकबिल को सेव कर लेती हैं और उन्हें पता होता है कि उनके मुस्तकबिल में आगे उन्होंने कैसे सर्वाइव करना है, वो कौमें बच जाती हैं। वो देखिए कि वो फोकस कर रहे हैं, वो डी फोकस नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने डी फोकस करके रख दिया है। पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम और तबाह बर्बाद करके रख दिया एक वायरस ने। और इस वायरस से बचने के लिए लोग जो है वो अब तगदो कर रहे हैं, ना अपनी तालीम और तरबियत पे कर रहे हैं, ना जो है वो इकोनॉमिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने पे कर रहे हैं, और बल्कि इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो डाउन होती चली जा रही है। तो हमें ये सोचना है कि अगर हमें इस वायरस के साथ रहना है तो फिर हमें अपने आगे जो है वो प्लानिंग्स क्या करनी होगी। आप क्या समझते हैं जबरान, प्लानिंग्स की बहुत कमी है हमारे पास। प्लान करने वाले लोग जो हैं वो सही तरीके से सही रास्ते पे नहीं चल रहे। वो जो एक सिराते मुस्तकीम का रास्ता था जो हमने छोड़ दिया, आप 1400 साल पहले देख लें, इस दौर की पेशन गोई मौजूद है। पूरा रमज़ान जब हमने प्रोग्राम किया तो हमने यही बात की। मेरे पास जितने भी आलिम दीन और इस्लामिक स्कॉलर्स आए, और जुम्मतुल मुबारक को भी हम स्पेशल जो है इस्लामिक प्रोग्राम जो है वो कोहिनूर की इस टेलीविज़न स्क्रीन से पेश करते हैं, कोशिश यही होती है। तब भी हम यही बात करते हैं कि उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिस दौर की निशानदही मौजूद थी कि ऐसा दौर आएगा जब वबाओं का दौर होगा, जब लोगों में अफरा तफरी का आलम होगा, जब एक को दूसरे की खबर नहीं होगी, झूठे का राज होगा। सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बिल्कुल ऐसी सब चीज़ें हम क्लियर, वही दज्जाल के फितने की बात आ रही है कि ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार करना है, अपनी बातों को और अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस्लाम के बगैर हम हट के नहीं चल सकते। उन्होंने हमारे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा और डर और खौफ की वजह से उनको पता लग गया कि अगर लोग जुड़े हों तो उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने हमारी फैमिली प्रोसेस को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जो है वो लाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो इस बात से खौफजदा है कि मुसलमान अगर इकट्ठे हो गए तो इन्हें तोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब जो कुरान पाक की राय है वो तो कभी नहीं चेंज हो सकती ना। बात तो ये कि जीतना तो मुसलमानों ने ही है, पर दौर ये आ गया है कि हमें ये समझना है कि हमें इकट्ठे कैसे रहना है। इस टाइम में इकट्ठे रहना है, अलग नहीं रहना। अब ये नहीं कि लोग एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाएं आके, वो जो एक सोशल डिस्टेंसिंग आ गई उसको आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन दिलों में सोशल डिस्टेंसिंग ना आने दें। एक दूसरे से ज़रूर आप डिस्टेंस पे रहें, अपनी हिफाजत करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, बट क्या ना करें कि आप जो है वो दिलों को करीब रखें, और अगर कोई तकलीफ़ में तो उसकी मदद ज़रूर करें। अच्छा, आज मैं ये भी देख रही हूँ कि हमारे इस दौर में हमें तालीम से वो मोहब्बत ख़त्म हो गई है। आप हमारी ऐप्स देख लें, जो ऐप्स आ गई हैं, सारा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ और बनने की कोशिश में लग गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में वो बन भी नहीं सकते। ये कुछ वक्त की गेम है। वो कहते हैं ना कि 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी डिटेल बात की आपने, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, इसमें ना मैं बात अब ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैंने जब वर्ड ये दजाली फितना यूज़ किया तो वो हम एक्चुअली वो एक 1 आई का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिल्कुल, वो 1 आई एक्चुअली है क्या? अगर आप डॉक्टर इसरार का लेक्चर सुने और वैसे स्टडी करें तो वो ये कहते हैं कि
یہ جو جتنا بھی یہ جو یہودی ہیں یا یہ جتنے بھی تھنکرز ہیں جنہوں نے اس کو دنیا کو کنٹرول کیا ہے انہوں نے اپنی ایک آنکھ بند کر لی اور ایک آنکھ اپنی کھول لی. وہ جو ان کی ایک آنکھ ہے نا وہ آنکھ تھی ایکچولی ٹیکنالوجی کی, اور انہوں نے ٹیکنالوجی کے اندر گروتھ کر کے وہ 4IR تک جو ہے وہ چیزوں کو لے آئے. اچھا, اور ایک آنکھ جو انہوں نے بند کی وہ تھی روح کی, وہ تھی مذہب کی, وہ تھی کریکٹر کی, وہ تھی کردار کی, وہ بیسیکلی بند ہو گئی. ویری ٹرو. جبکہ اب اور ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے یہ ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی کی آنکھ تو بند ہے ہی ہے, اور ہم اپنی طرف سے مذہب کی یا روح کی یا کریکٹر کی آنکھ کھولتے بھی ہیں ایز اے مسلم, تو وہ بھی ہم نے صرف پتھر کی آنکھ ہی کھولی ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے اندر کوئی ہوتا کوئی نہیں ہے. جبکہ اگر ہمیں اس وقت اگر اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے, ریوائیو کرنا ہے اور تھرائیو کرنا ہے ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, تو پھر ہمیں اپنی یہ دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے. بالکل, ہمیں اس ایک آنکھ کا مقابلہ اپنی دونوں آنکھوں سے کرنا ہوگا. ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کی آنکھ بھی کھولنی ہے, اور ہمیں اپنی روح کی آنکھ, اپنی مذہب کی آنکھ, اپنی کردار کی آنکھ وہ بھی کھولنی ہے. جب ہم ان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھے لے کر چلیں گے اور ان دونوں کے کانٹیکسٹ کے اندر اپنے ملک کی پالیسی میکنگ کریں گے, پاکستان کو بھی ان دونوں آنکھوں کے سمیت ری سیٹ کریں گے, تو تبھی ہم بیسیکلی جو ہے اس ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے. ہمارے بچے پیدائشی جینیس بچے ہیں, ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں. آج کا بچہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بھرپور بچہ پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کے اندر, جب آپ دیکھتے ہیں کسی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے, سب سے پہلے اگر آپ کی موبائل اسکرین پر وہ دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, اس کو وہ رنگ, وہ کلرز وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ موبائل فون کو خود سے آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج بھی ہمارے بچے, چھوٹے بچے جو ہے وہ ہم سے بہتر موبائل فون آپریٹ کرنا جانتے ہیں. ایسی ایسی ٹیکنالوجی کھول کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, تم نے موبائل فون سے یہ بھی نکال لیا. اور جب یہ باہر کی طاقتوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اتنے جینیس بچے موجود ہیں جو IT پہ, ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں, تو اچانک سے وہ بچے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی کسی نے اس پر آواز اٹھائی ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ کہاں سے آئیں, کیوں ایسا سب کچھ ہوا؟ یہ ساری ٹیکنالوجی کی وار ہے. یہ ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ تمام دنیا کو جس طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں چیزیں, یہ معاملات آگے جا کے بڑی سوئرس کنڈیشن جو ہے وہ اختیار کر لیں گے. تو ہمیں اپنے ان بچوں کو بھی چھپانا ہے, اپنے ان بچوں کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چھپا رستم کون ہوتا ہے جس کی بات جب وہ کر لیتا ہے پھر سامنے آتی ہے کہ بڑی بات ہے. اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باتیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں شور مچا کے کہ ایسے ہونے والا ہے, ایسے ہونے والا ہے, وہ بیچارے کبھی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے. ایسا تو اسلام بھی کہتا ہے, اور ہمارے جو ہے وہ سوشل اگر آپ بات کر لیں تو ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جبران اس پر کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو ہم جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, جب ہمارا کوئی بچہ جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف سے کوئی نئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کر آتا ہے, تو اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہیں گم جاتی ہیں یا خرید لی جاتی ہیں یا کچھ اور ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اچانک سے اتفاقیہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایوری تھنگ از اگین اٹس آل دا پلانڈ تھنگ. نمبر 1 پری پلانڈ, نمبر 1. نمبر 2 از دس کہ جو ہم ابھی بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی فوئی ہیں اور ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں, بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پر اب یہ کام کرنا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ 2 طرح سے ٹرینڈ ہوں. ایک ٹیکنالوجی کی سائڈ, ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ کی سائڈ کے اوپر وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. جب تک وہ خود اب نئی ٹیکنالوجیز اور اب 4IR کے بعد جو 5IR ہے اور جو 6IR ہے اس کو کیوں نہیں سوچتے ہمارے بچے. ہم ایکچولی فالو کرنے کے اوپر ہی کیوں لگے رہتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار جو اگلا ریولیوشن آئے گا وہ پاکستانیوں سے آئے گا. تو یہ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں گے تو ہم کرنا بھی شروع کر دیں گے. ہم بیسیکلی آج Amazon نے ہمیں لسٹ میں جگہ دے دی اور اب ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہو جائیں گی, ہم اس کے اوپر شدائی ہو کر پاگل ہو گئے اور یہ سوچنا ہی بھول گئے کہ یار ہم کتنے بڑے فالوورز ہیں کہ Amazon نے ہمیں جگہ دے دی اور ہم اس کے اوپر خوش ہو گئے. اور بھائی یہ کیوں نہیں سوچا کہ Amazon پاکستان میں کیوں نہیں بنی اور Amazon سے اگلی کوئی چیز پاکستان سے کیوں نہیں نکل رہی. وہ اس لیے نہیں نکل رہی ہے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے نہیں, کریٹیوٹی ہمارے اندر ہے نہیں, انوویشن انڈیکس کے اندر ہم کوئی 120ویں نمبر کے اوپر
कहीं पर हम खड़े हैं, Right. तो हमें अपने बच्चों को वो एजुकेशन देनी है, वो थिंकिंग देनी है कि वो जो है वो नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए जिसको दुनिया फॉलो करे। ये थिंकिंग पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। अगर हमने टेक्नोलॉजी फोई इतना ही होना है कि दूसरों की दी हुई टेक्नोलॉजीज को ही हमने यूज करना है, तो वो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी अच्छा, उनको भी तो पता है ना कि ये एक ऐसी कौम है जो फॉलोअर्स हैं, बस ये फॉलो करते रहेंगे और हमारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो वही वाली आप वाली बात आ गई कि फॉलोअर्स तो ठीक है, आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी की अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं, इट्स ओके, बट आप खुद क्या हैं? आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है? आपने खुद क्या काम किया? लोग आपको क्यों ना फॉलो करें? वो खुद कैसे बनते हैं? वो खुद ऐसे बनते हैं कि एक साइड के ऊपर जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी की आंख खुली हो और दूसरी साइड के ऊपर आपके किरदार की, आपकी रूह की आंख खुली हो। वो जब उसका कम्बिनेशन बनेगा ना, फिर बेसिकली मुस्लिम उम्मा ऊपर उठेगी। ये ऊपर उठना है। अगर हम और जब तक मुस्लिम उम्मा को अब इस तरह से लीड नहीं किया जाएगा तो हम इसी तरीके से रोते पिटते ही रह जाएंगे और बहुत बड़ी छाल हम यही मारेंगे कि यार वो ना टमाटर 200 रुपए के थे और अब इस गवर्नमेंट ने इसको 110 रुपए का कर दिया, अब इसको वोट दे दो। हम इसी तरह की छोटी छोटी बातों में रह के मर जाएंगे। हमें इससे बाहर निकलना है अगर हमने ग्रोथ करनी है। हमें इन सब एस्पेक्ट्स पे काम कैसे करना है, हमें अपने यंगस्टर्स को कैसे समझाना है। आज का प्रोग्राम मैं समझती हूँ कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है हमारे उन यंगस्टर्स के लिए जो ज़िद्दी हैं, जो किसी की बात सुनने के रवादार नहीं है, जो किसी को सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, या अगर मानते हैं तो फिर वो दुनिया की वजह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि हमारी इज़्ज़त में कहीं कोई कमी ना आ जाए, या हमसे कोई जो है वो ये ना कह दे कि ओहो हो तुमने फ़लाँ बंदे की जो है वो बात मान ली। आज जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि माँ बाप की बात मानने को भी जो है वो अपनी तजलील समझते हैं। इंडिपेंडेंस ना, इंडिपेंडेंस। मेरी बेइज्जती होगी, मैं अगर अपनी अम्मी की बात मान लूँगी, अपने बाबा की बात मान लूँगी, तो वो क्या जाएगा कि मैंने इतने ओल्ड लोगों की बात मान ली। ये ओल्ड ख्यालात के लोग हैं, इनकी ओल्ड थ्योरीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, और हम नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। तो ये लोग हमें क्या बताएंगे? वो अपने तजर्बे से बताते हैं। और यकीन करें एक दिन वही लोग जो किसी के तजर्बे को ठुकराते हैं वो फिर उन्हीं के तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करके अपनी ज़िंदगी का आगे जो नस्बुलन सेट करते हैं, अपने आप को सेट करते हैं, फिर अपनी आने वाली जनरेशन को बता रहे होते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप जो है वो ज़रूर इसको जो है फॉलोवर इसके होना और ज़रूर इस चीज़ को अडॉप्ट करना। लेकिन आज हम कैसे समझा सकते हैं? आप बात कर लेंगे, मैं बात कर लूँगी, नसीहत वाले प्रोग्राम है, लोग जो है वो 1 मिनट में टीवी चैनल, रिमोट कंट्रोल का दौर है, वो फटाफट जो है वो टीवी चैनल जो है वो चेंज हो जाएगा कि ये क्या जी टेक्नोलॉजीज़ की बात हो गई और ये क्या हमें जो है वो इस तरह से कहा जा रहा है। इसका क्या हल है हमारे पास? देखिए, दो बातें। पहले तो मैं एक जनरल बात करता हूँ, हो सकता है वो फिर नसीहत ही हो, लेकिन वो नसीहत नहीं, एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है। हाँ। वो ये है कि देखें, आज से कुछ अर्सा पहले तक ना सोसाइटी में डिपेंडेंस की थिंकिंग थी। डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि औरतें मर्दों पर डिपेंडेंट थीं। पहले बेटी की सूरत में, कभी बहन की सूरत में, कभी बीवी की सूरत में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जो बच्चे थे वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे। तो वो एक डिपेंडेंसी की थिंकिंग थी और बड़ी सप्रेस्ड नेशन थी। राइट। अच्छा, हुआ ये कि जब ये नया एजेंडा आया और उसके तहत फिर इंडिपेंडेंस और ये सारी बातें जब होनी शुरू हो गई, तो फिर जो यूथ है उसको एक इंडिपेंडेंस की थिंकिंग मिलनी शुरू हुई। अब उसके अंदर फिर वो जो पुरानी औरतें थी उन्होंने कहा हमने तो बड़ी डिपेंडेंट ज़िंदगी अपने शौहर पे और बाप पर गुजार ली, तो मैंने अपनी बेटी को जो है ना वो इंडिपेंडेंट बनाना है। वो एक इंडिपेंडेंसी का, एक आज़ादी का घटिया कॉन्सेप्ट आ गया। मैं सॉरी, ये घटिया कॉन्सेप्ट है तो इसलिए घटिया ही बोल रहा हूँ। अब जो चीज़ है ही घटिया उसको क्या कह सकता हूँ। और वो जो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, उसके अंदर हुआ ये कि जी ना मैंने तो ना अब्बा जी की बात माननी है, ना भाई की बात माननी है, ना मैंने जो है वो अपने शौहर की माननी है। और जो है वो शौहर जो है वो उन्होंने रखा होता है और जब दिल नहीं करता तो फिर नहीं भी रखती। तो दूसरी साइड के ऊपर ये है कि फिर बच्चे भी इसी तरह से ही हैं कि वो कहते हैं जी जो आपने बात की है कि वो अपने बड़ों की बात मानते हुए इंसल्ट फील करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंस है ना, वो पावर है, वो अब बेसिकली वो अपनी इंसल्ट फील करते हैं। तो मामला ये है कि वो जो एक डिपेंडेंस वाला कल्चर था मेरे नज़दीक वो भी ठीक नहीं था। ठीक है। और ये जो इंडिपेंडेंस वाला कल्चर है मेरे नज़दीक ये भी ठीक नहीं है। बेसिकली वो कल्चर जो हमें चाहिए वो कल्चर कहलाता है इंटर डिपेंडेंसी का कल्चर, जहाँ पर हमें ये समझना है कि हम माशरे में रहते हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिवली डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कैश कर रहे होते हैं और एक दूसरे की वीकनेसेस को ओवरकम कर रहे होते हैं।
welcome वो अब हस्बैंड वाइफ हों, वो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हों, या वो बहन भाई हों, या वो फ्रेंड्स हों, उन्हें इंटरडिपेंडेंट होकर चलना है, एक टीम बॉन्डिंग पे एक सिनर्जी की सूरत में चलना है। ये क्योंकि थिंकिंग हमारी डेवलप नहीं होती तो हम अपने घटिया कल्चर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। लास्ट बात ये कि अब ये ठीक कैसे हो, ये ठीक होगा, इसके लिए भी एक और बात हमें समझनी है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स एक गाली है। यहाँ पर जो मैट्रिक पास है, जो जाहिल है, जिसके पास पैसा है, वो आ जाएगा पॉलिटिक्स के अंदर, और जिसके पास ज़हन है, जो अप्रोच रखता है कि यार किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, नहीं, एक तो डरना तो दूर की बात है, उसके अंदर ख्वाहिश ही नहीं है आने की, वो आना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो वो अगर अपने दिमाग से अपनी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है, वो अपने दिमाग से अपने कोई पैसे बना लेता है, तो उसने क्या तीर मार लिया? वो तो जो उसने किया वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए किया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत से सो कॉल्ड ऐसे सेठ हैं जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम कुछ भी नहीं थे और अब हम सब कुछ बन गए हैं, हम बहुत कुछ हो गए। लेकिन भाईजान वो सिर्फ आप अपनी ज़ात के लिए हुए। आपका इंटेलेक्ट, आपका सोच, आपकी थिंकिंग वो पाकिस्तान के लिए क्या थी? नाउ यू हैव टू बी द लीडर ऑफ द कंट्री देन ना। तो अब बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनको एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और यहाँ पर इस पॉलिटिक्स के अंदर बहुत से मसाइल हैं, बहुत से गंद हैं, बहुत से रगड़े हैं, वो सहने चाहिए। मम्मी डैडी बन के घर बैठ के सिर्फ अखबार के ऊपर आकर पढ़ के या कोई नेट पढ़ के उसके ऊपर तबसरा कर देने से हीरोशिप या लीडरशिप नहीं डेवलप होती है। वी हैव टू बी इनटू द एक्चुअली इनटू द एक्शन। तो उसके लिए हमें अपनी जो पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे लोगों को एज अ लीडर आना है, जो पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करें और पाकिस्तान को बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ, इनकम और टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप और सबसे बढ़ के करेक्टर डेवलपमेंट के अंदर ऊपर लेकर जाएं। वो लीडर्स आए जो दोनों आंखें खुली रख के उस एक आंख का मुकाबला करें। ऐसे पाकिस्तान चले। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जिब्रान, आपका बहुत ही अच्छी, सॉलिड और बहुत ही ट्रू सोच है आपकी। और जिस सोच के साथ आप इस लगन के साथ जो है वो अपने लोगों को डील कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि अगर कोई एक शख्स भी अपने आप को तब्दील करने का इस वक्त में सोच ले कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मैंने जो है वो पाकिस्तान को एक पावर बनाना है और प्रॉपर तरीके से उन पावर्स का मुकाबला करना है जो इस टाइम वर्ल्ड पावर बनने की कोशिशों में है। वर्ल्ड पावर बनने के लिए लोग ये नहीं सोचते कि किसका क्या नुकसान हो रहा है, इसलिए आप खुद अपने नुकसान के ज़िम्मेदार हैं, हम खुद अपने नुकसान के ज़िम्मेदार हैं। हम सब पढ़े लिखे लोगों को आना है, आगे बढ़ना है। अपनी ज़ात के लिए तो सभी कर लेते हैं, बात तो तब है जब आप अपने पाकिस्तान के लिए कदम बढ़ाएं। तमाम पाकिस्तानियों से, मेरी भी यंगस्टर्स से, बहुत काम करने वाले जो है पढ़े लिखे लोगों से मेरी ये अपील है इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप आएँ, काम करें, आगे बढ़ें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, टेक्नोलॉजी में कुछ करें, ताकि हम अपने पाकिस्तान को मुस्तकबिल में स्ट्रॉन्ग देख सकें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। मुझे आज के प्रोग्राम पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। कल फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम, नए अंदाज, नई सुबह, नए आगाज़ के साथ आपसे दोबारा यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।